इन सारी तस्वीरों को देखकर समझकर मेरे मन में ये सवाल आया, आपकी ये जंग, आपकी लड़ाई कब समाप्त होगी? क्योंकि आपकी जंग और लड़ाई समाप्त होने के पहले बेवजह बस्तर के ग्रामीण आदिवासी इसकी बलि चढ़ रहे हैं। वो लोग जो शहर में बैठकर ये टाइप करेंगे कि सारे गांव वाले माओवादियों से मिले हुए होते हैं। मैं उनसे भी पूछना चाहता हूँ, सभी के घर पे आज अंतिम संस्कार हो रहा है और छोटे छोटे बच्चे हैं, किसी के 3, किसी के 4 और सभी की पत्नियां रो रही हैं, किसी के पिता रो रहे हैं, किसी का भाई रो रहा है। ये सवाल है मेरा माओवादियों से और मुझे लगता है कि माओवादी अगर मेरे सारे वीडियोस देखते हैं तो आप इसका जवाब मुझे ज़रूर दें। ये आवाज़ सुन रहे हैं रोने की? ये रोने की आवाज़ के कई लोग जवाबदार हैं और मैं 2 दिन से लगातार इस तरह के रोने की आवाज़ को लगातार सुन रहा हूँ। जब से मैं इस गांव में पहुंचा हूं तब से ये आवाज़ लगातार मेरे कानों से हट नहीं रही है। कारण ये है कि मैं इस वक्त टेकामेटा गांव में हूं। वो टेकामेटा गांव जिस गांव में बीते दिनों जवानों ने एक बड़ी मुठभेड़ का दावा किया और बताया कि यहाँ पे 10 माओवादियों को मार गिराया गया। ग्राउंड रिपोर्ट उसकी हमने अलग की, लेकिन 2 दिनों से लगातार पैदल चलते हुए, लगातार इस गांव के अलग अलग घरों से रोने की आ रही आवाज़ों को सुनते हुए, सारी जानकारियों को इकट्ठा करते हुए मेरे मन में एक सवाल आया है और सवाल आने के बाद मुझे लगा इस सवाल को पूछा जाना चाहिए। तो आज वो सवाल सरकार से और माओवादी संगठन से है कि आखिर ये लड़ाई कब रुकेगी। दरअसल अगर आपने मेरी ग्राउंड रिपोर्ट देखी होगी तो उसमें आप देखेंगे कि कैसे ये पूरी मुठभेड़ हुई थी और कैसे इसमें पुलिस ने दावा किया कि 10 नक्सली मारे गए और कैसे गांव वालों ने कहा कि 4 ग्रामीण भी इस मुठभेड़ में मारे गए। अब मैं आपको बताऊं कि इस पूरे मुठभेड़ में मुझे जो 2 दिन में दिखा तो मुझे भी यही लगा कि जो 4 हैं वो वाकई में ग्रामीण हैं। सभी के यहाँ पे घर हैं, सभी के घर पे आज अंतिम संस्कार हो रहा है और छोटे छोटे बच्चे हैं, किसी के 3, किसी के 4 और सभी की पत्नियां रो रही हैं, किसी के पिता रो रहे हैं, किसी का भाई रो रहा है और पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। अब मैं आपको बताऊं कि ये बात सच है कि उस पहाड़ी पर माओवादियों का कैंप था, लेकिन आप बताइए वो लोग जो शहर में बैठकर ये टाइप करेंगे कि सारे गांव वाले माओवादियों से मिले हुए होते हैं। मैं उनसे भी पूछना चाहता हूं कि इस इलाके में अगर आपका घर होता और जहां सरकार आंगनबाड़ी, स्कूल और अस्पताल के नाम तक नहीं पहुंचती, हैंडपंप के नाम तक जिस गांव में सरकार नहीं है, जिस गांव में सरकार के नाम पर केवल छोटे छोटे सोलर प्लेट लगाए गए हैं, वो भी माओवादियों की इजाज़त के बाद, उस माओवादियों के गढ़ में क्या आपके अंदर इतनी हिम्मत होती कि आप सरकार तक या पुलिस तक ये जानकारी पहुंचा देते कि साहब हमारे गांव के बगल में माओवादियों का एक बड़ा डेरा है? मुझे लगता है आप अगर कमेंट कर रहे होंगे तो आप हाँ बोल देंगे, लेकिन वाकई में आप यहाँ की परिस्थिति को समझेंगे जहाँ थोड़ी सी भी गलती होने पर माओवादी मुखबिरी के नाम पर ग्रामीणों की हत्या कर देते हैं और उस वक्त उन्हें बचाने वाला कोई भी नहीं होता। तो ऐसी परिस्थिति में गांव का कोई भी व्यक्ति कम से कम ये हिम्मत तो नहीं जुटा पाएगा कि वो माओवादियों के खिलाफ उनकी सूचना पुलिस तक पहुंचाने की जुर्रत करे। ऐसे में माओवादी वहां पर कैंप लगाकर थे सुरक्षित अपने ठिकाने पर। आपने ऑपरेशन किया और उस दौरान कुछ ग्रामीण जो पंडुम मनाने गए थे वो मारे गए।
इन सारी तस्वीरों को देखकर समझकर मेरे मन में ये सवाल आया कि माओवादियों से ये सवाल अब पूछा जाना चाहिए कि आखिर आपकी ये लड़ाई कहाँ पर जाकर समाप्त होगी, कब तक समाप्त होगी और कितने निर्दोषों की बलि लेकर आपकी ये लड़ाई समाप्त होगी। मैं कल रात को बैठकर कुछ तस्वीरें देख रहा था जो जवानों ने माओवादियों के वायरल किए हैं, जो कि घटना स्थल के हैं, जिसमें कुछ महिला माओवादी हैं और महिला माओवादियों के पास में 303 हथियार है, 12 बोर बंदूकें हैं और एक बड़े लीडर है जिनके पास इंसास राइफल दिख रही है। साथ ही साथ मौके से एक 47 बरामद किया गया है। जब पुलिस ने इन सारे हथियारों को पत्रकारों के समक्ष रखा तो वहाँ से चंद कारतूस पाए गए। अब मेरे मन में ये सवाल आता रहा रात भर कि क्या 12 बोर बंदूक इन आदिवासियों के हाथ में देकर आप सरकार से जंग जीत पाएंगे? क्या सरकार जो पूरी तरह से ताकतवर हो चुकी है, उनके पास में अत्याधुनिक हथियार और गैजेट्स हैं, वहाँ आप मोबाइल जैसे उपकरण का उपयोग करते हुए तमाम गलतियाँ भी कर रहे हैं और साथ ही साथ आपके पास हथियार के नाम पर आज भी वही पुराने बंदूकें, कुछ नए ऑटोमेटिक वेपन जिसमें गिने चुने कारतूस हैं, उसे लेकर आप कौन सी जंग जीतना चाहते हैं? आखिर और कितने लोगों की बलि चढ़ाना चाहते हैं? कई लोग बोलते हैं कि माओवादी लेवी वसूली करते हैं। मैं उस पहाड़ी पर 2 दिन से घूम रहा हूँ। मुझे लगता है उस पहाड़ी पर अगर कोई मुझे 2 लाख, 10 लाख या 1 करोड़ रुपए भी दे दे तो मैं उस पहाड़ी पर उन पैसों का इस्तेमाल क्या ही कर लूँगा। वहाँ से कौन सी शॉपिंग कर लूँगा या कौन से विदेश यात्रा कर लूँगा। कई लोग अपना ये भी तर्क देंगे कि कई माओवादियों के बच्चे विदेशों में पढ़ाई करते हैं, पढ़ते होंगे, लेकिन बहुत से माओवादी इस जंगलों में इस भेड़ों की खाक छान रहे हैं और उन पैसों का वो क्या इस्तेमाल करते होंगे। मैंने हरिभूषण के घर जाकर भी उस परिस्थिति को देखा है। ऐसे में आपकी ये जंग, आपकी लड़ाई कब समाप्त होगी? क्योंकि आपकी जंग और लड़ाई समाप्त होने के पहले बेवजह बस्तर के ग्रामीण आदिवासी इसकी बलि चढ़ रहे हैं, जिनका इस लड़ाई से कोई लेना देना नहीं है। आदिवासियों से जब कैमरे के पीछे बातचीत करो तो वो भी अब परेशान हो चुके हैं। वो आपसे नहीं बोलते, इसलिए नहीं बोलते कि उन्हें जान जाने का खतरा है। मैं इस बात को बोल रहा हूँ, कोई नहीं बोलेगा। वो पत्रकार तो कतई नहीं बोलेगा जो इस इलाके में आकर रिपोर्टिंग करता है, लेकिन मैं इस इलाके में आकर आपके इस गढ़ में ये आपको बताना चाहता हूँ कि आपकी इस लड़ाई से अब ग्रामीण बेवजह मारे जा रहे हैं। सरकार अगर बार बार बोल रही है कि बातचीत करके देख लीजिए एक बार, तो मुझे लगता है एक बार सही आप भी बातचीत करके देख लीजिए, शायद कोई हल निकल आए, शायद कोई परिणाम तक पहुंच जाए। वरना आप भी मारे जा रहे हैं, ग्रामीण भी मारे जा रहे हैं और यकीन मानिए कि ये जो जवान मारे जाते हैं उन्हें सरकार शहीद का दर्जा नहीं देती, लेकिन अखबार और देश की जनता उन्हें शहीद मानती है। लेकिन जब आप मारे जाते हैं तो आपको ढेर कहा जाता है और जब ग्रामीण मारे जाते हैं तो उनकी मौत को छुपाने के लिए कई दफ़े उन्हें भी माओवादी बता दिया जाता है और इनामी घोषित कर दिया जाता है। इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। 2 दिन से इस करुण रुंदन के बीच मेरे जहन में ये बात आई है और मुझे लगा ये सवाल आज माओवादियों से हो ही जाना चाहिए कि कब तक आप इन पहाड़ियों की खाक छानेंगे, कब तक आपकी लाल क्रांति सफल हो पाएगी। क्योंकि नक्सलबाड़ी से शुरू हुआ ये आंदोलन माओवाद में बदल गया और माओवाद आंदोलन लगातार सिमटता जा रहा है। इलाकों में लगातार फोर्स, अत्याधुनिक उपकरण और जवानों की बड़ी संख्या के साथ आपके आधार इलाकों को आपसे छीनती चली जा रही है। कैंप लगाए जा रहे हैं। आप बड़े अटैक ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन वो भी लंबे समय तक नहीं चल पाएंगे। 1 या 2 बार आप जवानों को बड़ा नुकसान पहुंचा भी लेंगे तो जवान फिर से आ जाएंगे बड़ी संख्या में, ताकि वो आपको भी मुंह तोड़ जवाब दे पाएँ। आप ये भी सोचिए कि बीते दिनों जिस तरह से अबूझमाड़ के हापा टोला में आपके 29 साथियों को मार दिया गया, आप लोगों को भनक तक नहीं लग पाई कि कैसे आपके संतरी फेल हो गए, कैसे आपके मुखबिर फेल हो गए, कैसे आप तक ये जानकारी नहीं मिल पाई कि फोर्स इतनी बड़ी संख्या में घेर रही है। आप सोचिए कि टेका मेटा के इस गांव में आपको इस बात की भनक नहीं लग पाई कि जहां आपके सेंट्रल कमेटी के सदस्य और डीवीसी, एसजेडसी जैसे लाखों की नामी माओवादी बैठकर एक गोपनीय मंत्रणा कर रहे थे और उसी दौरान लगभग 900 की संख्या में जवान
आपको इस पूरी पहाड़ियों में चारों तरफ घेर लेते हैं और आपको जानकारी तक नहीं मिल पाती और आपके बड़े लीडर मारे जाते हैं। तो आप सोचिए आपका सूचना तंत्र कितना कमज़ोर हो गया है। आप सोचिए कि आपके साथी डर कर संगठन छोड़कर भागे जा रहे हैं। वो साथी जो आपके सबसे ज़्यादा भरोसेमंद थे, जिसमें से राजू भी एक नाम है, जिन्होंने विशाखापट्टनम में जाकर अपनी पत्नी के साथ सरेंडर किया। बहुत से माओवादी लगातार सरेंडर कर रहे हैं और लगातार फोर्स के साथ जाकर मिल रहे हैं, आपकी रणनीतियाँ उजागर कर रहे हैं, आपके लड़ने के तौर तरीक़ों को उजागर कर रहे हैं। आपकी सप्लाई चैन को तोड़ दिया जा रहा है, आप तक कारतूस नहीं पहुंचने दिया जा रहा है। बिना कारतूस के आप कब तक लड़ेंगे, कैसे लड़ेंगे, वैचारिक लड़ाई कहां तक लेके जाएंगे? आखिर सन 1967 से नक्सलवाड़ी से शुरू हुआ ये आपका आंदोलन 2024 तक पहुंच गया। बड़े बड़े लीडर बीमारी से कुछ मारे जा चुके हैं, कुछ गिरफ्तार हो चुके हैं, कुछ मुठभेड़ में मारे जा चुके हैं। जो नई पीढ़ी आ रही है, क्या वाकई में वो विचारधारा वाली माओवाद ही है या नक्सलाइट है? ये आपको सोचना होगा। कहीं ऐसा तो नहीं वो कंडीशनल माओवादी हैं, समय के अनुसार आते हैं और समय के अनुसार चले जाते हैं। ऐसे में इन सारी लड़ाइयों के बीच ये ग्रामीण क्यों मारे जा रहे हैं? ये टेका मेटा के जो 4 गांव वाले मारे गए, यहाँ जो पत्नियां रो रही हैं, वो क्यों मारे जा रहे हैं? वो तो पंडुम मनाने गए हुए थे, उनका तो कोई लेना देना ही नहीं था। डर के मारे आपकी सूचना नहीं देते थे। पुलिस को लगता है कि वो माओवादियों के साथ में है, आपको लगता है आपकी सूचना नहीं दे रहे तो आपके साथ में है, लेकिन वो प्रकृति के साथ रहना चाह रहे हैं। यहीं के झरिया का पानी पीना चाहते हैं, यहाँ से महुआ लेकर उसे शराब बनाकर अपने 30 त्योहारों में पीना चाहते हैं और जंगलों में भटकना चाहते हैं। शाम को आकर थक कर सो जाना चाहते हैं। बस इतना ही चाहते हैं आदिवासी। मुझे लगता है कि इन आदिवासियों को अब बारूद की गंध से दूर कर देना चाहिए। इन आदिवासियों को इन जंगलों में स्वच्छंद घूमने देना चाहिए, क्योंकि ये जंगल के आदिवासी हैं, जंगल के रहने वाले हैं और इन्हें अब जीने देना चाहिए। ये सवाल है मेरा माओवादियों से, और मुझे लगता है कि माओवादी अगर मेरे सारे वीडियोस देखते हैं तो आप इसका जवाब मुझे ज़रूर दें। धन्यवाद।